गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे 22 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज की हमारी कंट्री और इंपॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन दोस्तों 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है। यूरोप की 27 कंट्रीज का ग्रुप है। इन कंट्रीज में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज है और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल विद इन द इंटरनल मार्केट है। ईयू का एस्टेब्लिश हुआ था मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत 1993 में। ईयू से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कि 1957 में एस्टेब्लिश हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। 1993 में यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस किया था। यूरोपियन यूनियन की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स और इन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी चलती है, इसलिए उन 19 कंट्रीज को स्पेशली यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, पोर्तुगल, फिनलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड जैसी कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन मिलकर बनाती हैं। अभी तक हम लोग आप देखेंगे तो हम पोर्तुगल तक कंप्लीट कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया से हमने शुरू करा था, पोर्तुगल तक आ चुके हैं। अब हम फिनलैंड को कवर करेंगे। तो आज की हमारी कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड जो है एक नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल है हेलेंस्की। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फिनिश और स्वीडिश, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सना मरीन और यहाँ की करेंसी जो है वो है यूरो। सना मरीन जो है वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी कंट्रीज की और सबसे यंगेस्ट लीडर हैं वो फिनलैंड के भी। यह है उनका नेशनल फ्लैग, दो कलर का फ्लैग है इनका, ब्लू और ये व्हाइट में। और मैं आपको मैप में दिखाता हूं अभी कि कहाँ है फिनलैंड। नॉर्दर्न कंट्री है तो ये फिनलैंड यहाँ पर है। आप देखेंगे यूरोप का पूरा मैप है ये। इस पूरे मैप में नॉर्दर्न साइड में ये है फिनलैंड। तो ये पूरी जानकारी थी फिनलैंड के बारे में, यूरोपियन नेशन की फिनलैंड के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो रेडी जाइए दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। चलिए आप और हम खेलते हैं क्वेश्चन आंसर का राउंड। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फुटबॉल मेंस वर्ल्ड कप इंग्लैंड हैज वन। इंग्लैंड ने अभी तक कितने फुटबॉल मेंस वर्ल्ड कप जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ये 1, 2, 3 या 4। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से आप बताइए कि इंग्लैंड ने अभी तक कितने मेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल जीते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब है दोस्तों 1। इंग्लैंड ने अभी तक एक ही फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है और 1966 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और उन्होंने उस समय वेस्ट जर्मनी को जो है वो हराया था। चलिए हाँ ये देखिए, वेस्ट जर्मनी को उन्होंने हराया था 1966 में। चलिए अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन और वो है ये, हु वॉज द इंडियन athletics chief coach who has recently ended his 25 stint with Sports Authority of India। हिंदी में बताता हूँ आपको उसका मतलब। वो इंडियन एथलेटिक के कोच कौन है, चीफ कोच कौन है जिन्होंने अपना 25 साल का जो है पूरा करियर स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अभी खत्म किया है। तो ये जो कोच रहे हैं इंडियन एथलेटिक्स के, वो 25 साल तक इंडियन एथलेटिक्स के चीफ कोच रहे हैं। तो आपको बताना है वो चीफ कोच कौन थे। पहला ऑप्शन है आपका बहादुर सिंह जी, दूसरा ऑप्शन है धनराज पिल्लै जी, तीसरा ऑप्शन है अशोक ध्यानचंद जी और
पांचवा ऑप्शन है पीटी उषा, सॉरी चौथा ऑप्शन है पीटी उषा। ए, बी और सी, डी, बहादुर सिंह, धनराज पिल्लई, अशोक ध्यानचंद या डी पीटी उषा। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि वो कौन से कोच है जिन्होंने अपना 25 साल का चीफ कोच का करियर जो है अभी एंड किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। देखिए, बहादुर सिंह जी दोस्तों इसका सही जवाब है। बहादुर सिंह जी 25 साल से जो है इंडियन एथलेटिक्स के चीफ कोच रहे थे, और क्योंकि अब वो 74 ईयर्स के हो चुके हैं, इसीलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी रिन्यू नहीं किया गया है। तो 25 साल का इनका लंबा करियर था एज अ चीफ कोच ऑफ इंडिया, जो उन्होंने अभी एंड कर दिया है। अगर आप इन तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं तो आप जानते हैं कि ये हैं धनराज पिल्लई हॉकी प्लेयर, अशोक ध्यानचंद जी की हॉकी प्लेयर, और पीटी उषा एथलेटिक्स में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, हाउ मेनी स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो? मतलब कृष्णा रिवर जो है किन किन स्टेट से होते हुए फ्लो करती है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। आप बताइए आपके ऑप्शन से ए, बी, सी, डी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फटाफट दोस्तों उसका जवाब बताइए कि कितने स्टेट से होके कृष्णा रिवर जो है वो फ्लो करती है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर आप बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ सही जवाब इसका। इसका सही जवाब है दोस्तों ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी आंध्र प्रदेश। इन चारों ही स्टेट से जो है कृष्णा रिवर गुजरती है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और सबसे पहले करंट अफेयर जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इंडिया आइडिया समिट को जो है वो एड्रेस करेंगे 22 जुलाई को दोस्तों, यानी आज जो है ये समिट होने वाला है। और इस समिट को इंडियन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है वो हमेशा होस्ट करता है, और इस समिट की 45th एनिवर्सरी होगी जो आज है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ये इंडिया आइडिया समिट की इस बार की समिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी न्यूज़ेस में है कि जो फर्स्ट बैच है राफेल एयरक्राफ्ट का, वो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाला है 29 जुलाई को। तो 4 एयरक्राफ्ट जो है, 4 या 5 एयरक्राफ्ट जो है राफेल एयरक्राफ्ट, वो इंडियन आर्मी, इंडियन जो एयरफोर्स है उसमें शामिल हो जाएंगे। 36 राफेल एयरक्राफ्ट आने हैं, जिनमें से 4 या 5 जो है अभी 29 जुलाई को इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव शुरू करा है जिसका नाम रखा गया है मनोदर्पण। मनोदर्पण इनिशिएटिव है, और यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो है उन्होंने इस मनोदर्पण इनिशिएटिव को जो है अभी लॉन्च करा है। इस इनिशिएटिव को जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी साइको सोशल सपोर्ट देने का काम जो है ये मनोदर्पण इनिशिएटिव करेगा। उनकी मेंटल हेल्थ को केयर करना, उनके वेल बीइंग को केयर करना, स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को केयर करने का काम जो है वो मनोदर्पण इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो होगा। आगे देखते हैं। अभी सीबीआईसी और सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में जो है अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और इससे इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा जो है वो स्मूथ हो सके, इसलिए ये एमओयू साइन किया गया है। अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो इसके जो चेयरमैन है वो है प्रमोद चंद्र मोदी जी। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत। इसका काम है जो कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्सेस का, और डायरेक्ट टैक्स को लगाने का काम जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करती है।
इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, और ये फाउंड हुई थी 1 जनवरी 1964 में। अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की यानी सीबीआईसी की, तो इसके चेयरमैन जो है वो है एम अजीत कुमार जी। ये भी फाउंड हुई थी 1 जनवरी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, इसका काम है कि एडमिनिस्ट्रिंग कस्टम्स, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड नार्कोटिक्स इन इंडिया। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टम, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज एक्साइज सर्विस टैक्सेस को जो है इंडिया में मैनेज करना। अब इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये क्यों एक ही दिन दोनों हैं जो फाउंड हुई थी, और उनका हेडक्वार्टर क्यों न्यू दिल्ली में है, अगर आपको थोड़ा लगा हो तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों सीबीडीटी था, पहले था, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। पहले था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इसका काम था, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के तहत एस्टेब्लिश करा गया था। पहले ये बोर्ड बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही देखता था, पर क्योंकि काम बहुत वाइड था तो इसे हैंडल करने के लिए 2 सेपरेट बोर्ड बनाए गए। डायरेक्ट टैक्सेस को हैंडल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को हैंडल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स बनाया गया, और दोनों ही 1 जनवरी 1964 में फाउंड हुए। और ये जो बाइफोकेशन हुआ था, ये हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत। इसलिए दोनों की फाउंडेशन डेट सेम है, दोनों का हेडक्वार्टर सेम है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी आपको हमने बताया था कुछ दिन पहले ही कि एक ट्रायल कंटेनर शिप जो है वो कोलकाता से जो चिटगांग पोर्ट है बांग्लादेश का, वहां पे जाने वाला था। तो वो जो कंटेनर शिप है वो चट्टग्राम पोर्ट जो है बांग्लादेश का, वहां पहुंच चुका है। और अब यहाँ से जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है, वहां पे ये जो सामान जो इस कंटेनर शिप में था, अब थ्रू जो है ट्रक्स, वो जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इससे काफी जो है आप देख सकते हैं सस्ते में सामान पहुंच चुका है, और अब यहाँ से ट्रक से जो है आसानी से अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जा सकेगा। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है, जो त्रिपुरा साइड है, अगरतला वाला साइड है, वहां पर पहुंचा जा सकेगा। आगे देखते हैं। अभी एक स्टडी आई है, और उस स्टडी में बताया गया है कि जो पोलर बियर्स हैं वो हो सकता है कि 2000 मतलब 2100 तक, मतलब आने वाले सेंचुरी में जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो खत्म हो जाए, पूरी तरह ही खत्म हो जाए, ऐसा इस रिपोर्ट ने प्रिडिक्शन किया है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से जो पोलर बियर्स हैं, हो सकता है कि उन्हें अभी ये होता है कि जो स्टार्विंग हो रही है, मतलब उन्हें काफी भूख भूख का सामना पड़ रहा है इस कंडीशंस में, और ये भूख का कारण ही जो है उन्हें एक्सटिंक्शन की ओर ले जाता है। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इससे क्या होता है कि जो अपनी आइस पिघलती हैं, उसकी वजह से जो सील्स हैं, जो जो आर्कटिक रीजन है वहां पहुंचती हैं, वो कम समय के लिए पहुंचती हैं। और पोलर बियर्स जो हैं, उनका जो हंटिंग है वो अपनी भूख जो है सील को हंट करके ही पूरी करते हैं। तो अब सील्स वहां बहुत कम जगह के लिए, कम टाइम के लिए पहुंच रही हैं। इस वजह से उन्हें स्टार्विंग की वजह से उनको एक्सटिंक्शन की ओर जा रहे हैं। पोलर बियर जो है मेनली नॉर्थ पोल में जो है, वो जो आर्कटिक रीजन है वहां पे पाए जाते हैं। तो ये स्टडी ने बताया कि 2000 21,000 तक, 2100 तक जो है पोलर बियर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी एक नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 की शुरुआत की गई है। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने, और यूनियन मिनिस्ट्री ने, और नीति आयोग ने मिलकर जो है ये नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 की शुरुआत की है। और
इस प्रोग्राम में जो है, जो भी डॉक्टर्स अभी कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्या उन्होंने ट्रीटमेंट जो फॉलो करा है, उसको एक दूसरे से शेयर करने के लिए जो है, इसकी शुरुआत की गई है। ऐसा ही एक पहल अभी कुछ दिन पहले भी की गई थी, जो ई-आईसीयू करके पहल थी, और अब एक नई पहल जो है, वो भी एम्स दिल्ली ने ही शुरू करी है, नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 करके। नेक्स्ट देखते हैं, अभी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है, वो जे.एन.के पुलिस ने करा है। जो जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रिजनर्स हैं, अब उनको अपने फैमिली वालों से मिलाने के लिए एक मुलाकात नाम से उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, जिसके थ्रू जो प्रिजनर्स हैं, वो आसानी से अपने फैमिली वालों से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है, वो मिल सकते हैं। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी का नाम जो है, मुलाकात रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी इंडियन आर्मी में एक ड्रोन जो है इंक्लूड किया गया है। भारत नाम का ये ड्रोन है, और ये जो चाइना बॉर्डर में सर्विलेंस करने में काफी मदद करेगा। ये जो भारत नाम का ड्रोन है, इसे डीआरडीओ ने ही बनाया है, और इसको हाई एल्टीट्यूड्स में, ये माउंटेन रेंज में, ये माउंटेन्स वाली जगहों में जो है, इसे सर्विलेंस करने में काफी मदद मिलेगी। और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन है, डीआरडीओ ने डेवलप करा है, भारत इसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं, अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत हुई है। इसमें जो है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन जो है बेनिफिशियरीज को मिल जाएगी दिल्ली में, मतलब आपके घर तक आपका किराना खुद पहुंच जाएगा। यही है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जो कि दिल्ली में शुरू हुई है। आगे देखते हैं, अभी दिल्ली में सीरो सर्वे जो है कंडक्ट हुआ था। सीरो सर्वे के मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं, तो सीरो सर्वे में क्या होता है, लोगों का जो है ब्लड टेस्ट होता है, सीरम टेस्ट होता है, और उसमें ये पता लगाया जाता है कि आपके ब्लड में क्या कोविड-19 की एंटीबॉडीज जो हैं वो हैं या नहीं। अगर आपके यहाँ, अगर आपकी बॉडी, मतलब आपकी ब्लड में अगर कोविड-19 की एंटीबॉडीज मिलती हैं, इसका मतलब है कि आप में कोविड-19 के जो है वायरसेस थे, पर बॉडी ने उसे रिकवर कर लिया, इसलिए आपकी जो है ब्लड में कोविड-19 की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो अभी जो उन्होंने सर्वे करा था, ये सर्वे किसने करा था, ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने जो है सर्वे करा था, और उसमें ये बताया गया कि 23% जो रेसिडेंट थे, उनकी बॉडी में कोविड-19 की एंटीबॉडीज पाई गई। मतलब 100 में से 23 लोगों में जो है कोविड-19 की एंटीबॉडीज पाई गई, मतलब कि वो असिम्टोमेटिक रहे, उनको सिम्टम्स नजर नहीं आए और वो ठीक भी हो गए। तो ये जो है उस सर्वे की फाइंडिंग्स थी। आगे देखते हैं, अभी इंडिया की पहली पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है, उसकी शुरुआत करी गई है, और यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह ने जो इसका इनॉग्रेशन करा है। और ये जो चार्जिंग प्लाजा है, वो क्लेम्सफोर्ड क्लब है, नेशनल कैपिटल दिल्ली में, वहां पे जो है ये इंडिया फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है, वो सेटअप हुआ है। आगे देखते हैं, अभी इंडिया के नेवल शिप्स ने और यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल शिप ने एक नेवल एक्सरसाइज पूरी करी है, जिसका नाम था पासेक्स, यानी पैसेंजर पासेज, मतलब पैसेज एक्सरसाइज, पासेक्स जो है उसका नाम है। इसमें जो इंडियन नेवी शिप्स थे, और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स नेवी है, यूएसएस, उसका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज जो है, वो इसमें पार्टिसिपेट किया था यूएस की तरफ से। सिर्फ यूएसएस निमित्ज ही नहीं, उसके साथ साथ टिकोर टिंगोरगोडा क्लास का गाइडेड मिसाइल क्रूज भी जो था, जिसका नाम यूएसएस प्रिंसटन था, और ब्रूकर क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय यूएसएस स्टिरिट भी था, और यूएसएस रैफाल जॉनसन भी था। तो ये 4 शिप्स थे यूएस की तरफ से, और इंडिया की नेवल शिप्स थे जिन्होंने ये पासेज एक्सरसाइज जो है वो जो है कंडक्ट करी है, और अभी चलती रही, 2-4 दिन की है ये। और इसमें हमारे लिए याद करने वाली बात है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो है यूएसएस निमित्ज CVN 968, ये अपन को याद रखना है।
और इस एक्सरसाइज का नाम याद रखना जो कि था पासेक्स, पैसेंजर एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब आगे है दोस्तों इस मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स, और वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ एक बार फिर से। 1 जुलाई को दोस्तों डॉक्टर्स डे था और सीए डे था। 4 जुलाई को धर्म चक्र डे था। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनूस डे था। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे था। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस था। 17 जुलाई को ही वर्ल्ड इमोजी डे था। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे था। 20 तारीख को वर्ल्ड चेस डे था और 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज की हमारी कंट्री को कवर करा। आई होप आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। हाँ, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।